अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप के मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी आपको। अरसलान, अहमद, अतिया, हुसैन, जुबैर। ओके, थैंक यू। जी जी जी। ये क्वेश्चन किया था कल आपको मैंने ट्रायल बनाने के लिए जो दिया था, बना लिया? सबने बना लिया? चेक करें, निकाल लें। जी, तो हिल शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 करें इसमें। अच्छा, ओके ओके ओके। ग्रेट। जी, कर दो। बना लिया? बन गया ट्रायल? चल रहा है, अभी जारी है सिलसिला? कोई बात नहीं, बैलेंस कर लीजिएगा। यानी काफी आपने लेजर बना ली है, अब सिर्फ उसकी बैलेंसिंग रहती है और फिर आप बिल्कुल ठीक है डाल लीजिएगा। हाँ जी, बनाए नहीं? कैसा आता है ट्रायल बनाना? पहले से बनाए हैं? जिंदगी में काफी दफा बनाए हैं? अब कॉन्फिडेंस? गुड। टी अकाउंट की क्या समझ में नहीं आई? कुछ बनाया है तो दिखाएं। हाँ, इसमें क्या बताइए, इशू क्या है? क्या देख, उसमें है ना कि ये वाली चीज नहीं समझ में आई। क्या वाली बात, कौन सी वाली बात नहीं समझ में आई? कल आपने लेक्चर लिया था? ओके, तो सिर्फ कल वाली लेक्चर लिया था? अकाउंटिंग पहले पढ़ी हुई? सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर आपको 2-3 दिन लगेंगे जरा अलाइन होने में। अब पिछले लेक्चर्स के लिए आपने बात की है? जो शुरू के 2-3 लेक्चर्स हैं वो उनसे ले, आज कोशिश करें कि पिछले लेक्चर एक दफ़ा ले लें और आज थोड़ा सा और हम आगे पढ़ते हैं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी मजीद। जी, एब्सेंट थे? बनाने आते हैं? कितने की दफ़ा बनाए हैं? काफ़ी काउंटिंग पढ़ ली। ओके, क्या बनाया नहीं है? समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया क्या चीज़ समझ में नहीं आई? बनाइए, एक लाइन ऐसे लगाएं, खुल के लगाएं, डरते क्यों हैं? एक लाइन ऐसे लगाएं, टी अकाउंट बन गया। और क्या, और बताएं, और कुछ सवाल? इसमें एंट्री कैसे लिखते हैं? ये किस चीज़ का टी अकाउंट है? लिखें कैश ऊपर, पहली एंट्री देखें। इसमें क्या एंट्री है? कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। कैश क्या हो रहा है? तो डेबिट साइड पे आ जाए। कितने पैसे हैं? नहीं, डेबिट नहीं लिखना, बस ये डेबिट साइड है, हमें पता है कि ये डेबिट साइड है। ओके, कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? डेबिट कितने थे? ठीक है, 1500। और किसकी वजह से हो रहा है? इसके सामने लिखें कैपिटल। ठीक है, अब और ढूंढे, और कैश कहाँ आ रहा है? इसमें आ रहा है। इसमें क्या ट्रांजेक्शन है? रेंट, एक्सपेंस, डेबिट और कैश, क्रेडिट। कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? तो क्रेडिट पे आ जाए। कितने से? और इसके सामने उसके अपोजिट वाले का नाम लिख दें, रेंट। इसी तरह हर चीज का अकाउंट बनेगा।
दैट्स इट। जी पहला दिन आज अकाउंटिंग पहले पढ़ी हुई है? कितनी? जर्नल आता है बनाना आपको? डेबिट क्रेडिट के रूल्स आते हैं? अगर मतलब सादा एंट्रीज बना लेते हैं? बना लेते हैं। और कीमे वाली हो तो? कीमे वाली हो तो सादा तो बन जाती है, कीमे वाली बन जाती है? कीमा महंगा हो गया? कौन से वाला? छोटा कीमा। कीमा छोटा ही होता है, कभी बड़ा भी छोटा छोटा ऐसे मैंने तो कभी, वो बड़ा भी होता है उसको बोटी कहते हैं, छोटा छोटा होता कीमा होता है जी। नहीं यार, आप कल यहीं बैठे हुए थे, फिर मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे मैं आपको रोज देखता हूँ। अकाउंटिंग आती है? पहले पढ़ी हुई? मतलब कितनी आते हैं? ट्रायल आता है आपको? आपने बनाना है आज, ठीक है। ये आपके पास नहीं थी? क्यों नहीं ऐड हुआ? आपका कसूर है? फीस मांगी किसी ने आपसे? आज ही ग्रुप में शामिल हो। और वैसे अगर फर्ज कर ले थोड़ी देर के लिए कि आप ग्रुप में नहीं हैं, इनमें से किसी को जानते हैं? आप ग्रुप में हैं? इनको मैंने फॉरवर्ड कर दो। नियत की बात है, आता आपको है ठीक है, लेकिन इस बात को आपने समझना है कि जब हम कहते हैं ना कि काम करने की नियत है कि नहीं है, तो नियत कैसे होती है? नियत ऐसी होती है कि फिर आप कहते हैं यार किसी तरह करो, जैसे भी है, इधर से करो, उधर से करो, उधर से मांग, उससे मांग, उससे मांग। हो सकता है आप 10 लोगों को फोन करते और फिर जाके किसी एक कहता हाँ यार मेरे पास है, मैं देता हूँ। तो मैं कहता कि आपने कोशिश की है जी। ओके, तो कितना बनाया आपने? एक जनरल फीडबैक जो मैंने अभी आपका देखा है, थोड़ी सी राइटिंग बड़ी करें, ठीक है? थोड़ा सा जरा बड़ा बड़ा लिखें, जिस तरह खास तौर पर आपने ये लिखा बहुत छोटा लिखा है, इसको लाइन पे लिखें, लाइन से ऊपर नहीं, लाइन पे, एक लाइन पे एक आइटम लिखनी है, और जरा खुल के जगह छोड़ के लिखें, खुला खुला। नहीं ली क्लासेस जर्नल आपने? अकाउंटिंग से पहले पढ़ी भी नहीं होगी, तो फिर क्या कर रहे हैं उसका हल? फिर पहला लेक्चर आपने ले लिया यार? पहला तो फेसबुक पर डला हुआ है, वो भी इस आपके पेज पे जाइए, वहाँ पहला लेक्चर फेसबुक पे पड़ा हुआ है। पहला लेक्चर तो आपका अभी मैंने इंतजाम कर दिया, ठीक है? उसको शुरू करें और इन द मीन टाइम उनसे बात करेंगे, मुझे दूसरा भी चाहिए और तीसरा भी चाहिए, ठीक है? लेकिन ये आपने आज अरेंज करना है, आपने उनके पीछे पड़ के निकलवाना है जी। ओके, ट्रायल भी बना लिए, बीच लाइन ही ला लेनी चाहिए यहाँ करके। ट्रायल बैलेंस रजिस्टर घर, वो वाला नहीं है, नीट कॉपी जिराफ है, वेरी गुड। बना ली है? पहले से काउंटिंग पढ़ी है थोड़ी बहुत? पहली दफा पढ़ रहे हैं? ओके, मतलब कितनी दफा पढ़ रहे हैं? AFC वही पहली दफा पढ़ रहे हैं? फिर ट्रायल आपने बनाया तो कोई जेन में है वो ठीक बना था कि गलत बना था? सर एक चीज समझ नहीं आई थी कि बैलेंस करने के लिए मतलब आप क्रेडिट वाली साइड से क्यों लिखते हैं? क्रेडिट वाली, ओके। जो चीज लेजर में क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है वो ट्रायल में डेबिट पे क्यों लिखी जा रही है, ये वाली बात मैं बताता हूँ अभी। आपका कल फर्स्ट लेक्चर था, अकाउंटिंग पहले पढ़ी हुई? नहीं पढ़ी हुई, तो पहले वाले लेक्चर अरेंज करें, वो अरेंज करें। आज मैंने डे 1 तो पढ़ा हुआ है, तो पेज पे जाएं, वहाँ डे 1 का लेक्चर आपको अपलोडेड मिल जाएगा। डे 2 के लिए आप आज कॉलेज से बात करके अरेंज करें। आज क्या करना है? अकाउंटिंग पढ़ी कितनी पढ़ी? तो आपको फेयर आइडिया है, तो यू विल ट्यून अप, ठीक, रिवाइज करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक, कल उससे पीछे कौन सा वाला लेक्चर लिया हुआ है? पहला लेक्चर लिया हुआ है, तो आज फिर आपने दूसरा तीसरा भी अरेंज करना है। 3 लेक्चर हुए ना अब तक? आज चौथा है, तो 3 है, आज चौथा लेक्चर। मैंने तो इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया। तो फर्स्ट लेक्चर आपको फेसबुक पे अवेलेबल है, सेकंड थर्ड आपने अरेंज करना है, चौथा तो आज मैं मौजूद हूँ, आप भी मौजूद हैं।
पीछे हैं, आगे हैं। नहीं वापस इधर। ये देखें, ये कॉमन मिस्टेक है। आपने ये सारी जगह जो है ना खाली छोड़ी है। यहाँ पे एक पूरा स्टापू बन सकता है। सुनो, स्टापू का पता है आपको? नहीं पता? जिंदगी नहीं गुजारी आपने। ये जो इस तरह आपने छोटा छोटा करके लिखा है और यहाँ पूरी जगह खाली छोड़ दिया, तो इस कॉलम को अगर उठा के आप थोड़ा सा यहाँ ले आए तो आपको यहाँ खुली जगह खेलने, राइट? तो इसकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन पता नहीं आपने ठीक किया है कि गलत किया है, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ जनरल फीडबैक दे रहा हूँ। आपका क्या है कल? ओके, आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का तो कख नहीं पता होगा। ये पहले अकाउंटिंग पढ़ी हुई है? नहीं पढ़ी, तो फिर कैसे आप ये डेबिट क्रेडिट तय कर रहे हैं? ओके ठीक है, चलें कोशिश करें कि ज़रा पिछले लेक्चर एक दिन के अंदर अंदर पूरे कर लें, ताकि और ख़ास तौर पे जिस तरह भी बता रहा हूँ, डे 1 का लेक्चर तो मौजूद है फेसबुक पे, और 2-3 आप आज ही कॉलेज से हासिल करें। ब्लू अलाउड नहीं होता है आई कैप के एग्जाम में, सिर्फ ब्लैक पेन अलाउड होता है। आई कैप के एग्जाम में ब्लैक कलर के अलावा किसी किस्म का पेन अलाउड नहीं होता है, ठीक है? और पेन में भी 2 ही तरह के पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरह का पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जेल पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते एज पर दी गाइडलाइन। लोग वो भी कर लेते हैं, आई कैप ने कभी एतराज नहीं किया, लेकिन लिखे हुए के मुताबिक जेल पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोग फाउंटेन भी कर सकते हैं और बॉल पॉइंट भी कर सकते हैं, बेहतर है कि बॉल पॉइंट इस्तेमाल करें, मतलब अच्छी वाली पेन इस्तेमाल कर लें, लेकिन फाउंटेन पेन से बेहतर है कि वो इस्तेमाल कर लें। बहरहाल आपकी चॉइस है, मुझे कोई एतराज नहीं है। और मार्कर भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता बारीक मार्कर अगर हो तो उसकी गुंजाइश मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो मार्कर जैसी ही फीलिंग होती है एक्चुअली, लेकिन वो चूंकि पॉइंट होता है तो वो बारीक होता है, वो चलता है। सो पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा, और सिर्फ ब्लैक और किसी कलर में नहीं। इसके अलावा आप कुछ इस्तेमाल करेंगे तो वो वायलेशन ऑफ द एग्जामिनेशन हो जाएगी, दोनों नंबर भी कट जाए जी। और एक चीज और कि हम अपनी प्रैक्टिस के लिए तो चलें कर लेते हैं ये जो कलर मार्कर, और जिस तरह आपने ग्रीन कर लिया, रेड कर लिया, ब्लू कर लिया, जो भी कर लिया, लेकिन कोशिश करें कि एक ही पेन को इस्तेमाल करने की आदत डालें। यानी एक ही से मेरी मुराद क्या है कि सवाल हल कर रहे हैं तो एक पेन है जिससे आपने हर काम करना है, उसी से हेडिंग लगानी है, उसी से टी बनानी है, उसी से डाटा लिखना है, उसी से टोटल लगाना है, उसी से सर्कल लगाना है, उसी से जवाब निकालना है, ठीक है ना? हम चूंकि जरा हैबिचुअल होते हैं, खूबसूरत बनाने के लिए आंसर को किसी और मार्कर से लिख दिया, टाइटल किसी से और चीज से लगा दिया, ऐसा नहीं करना। एक बॉल पॉइंट जो आपके हाथ में है उसी से सारा काम कर देना, क्योंकि जब आप पेन की स्विचिंग करते हैं ना, आपने बॉल पॉइंट उठाया, लिखा, बॉल पॉइंट रखा, मार्कर उठाया, खोला, हेडिंग लगाई, मार्कर बंद किया, वापस रखा, बॉल पॉइंट उठाया, इसी टाइम जाया हुआ है। तो एग्जाम में टाइम नहीं होता है, आपके पास एक टाइम शॉर्ट होता है। आपका 3 घंटे का एग्जाम खत्म होने पे 100 नंबर का पेपर पूरा नहीं होता है, इन्हीं चीजों की वजह से। यानी काफी रीजन होती हैं, ये भी एक रीजन होती है कि हम मार्कर खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, बॉल पॉइंट उठा रहे हैं, रख रहे हैं, उससे आपके एग्जाम में 5-1 मिनट जाया हो जाते हैं, जैसे 7 मिनट जाया हो जाते हैं। तो 5-7 मिनट बड़े कीमती, उससे पूछें जो 46 पे फेल होता है, मतलब 5-7 मिनट उसको और मिल जाते तो वो शायद वो 2-4 नंबर और ले जाता, तो पास हो जाता। तो इसीलिए हो गया आज फर्स्ट डे। और अकाउंटिंग पहले पढ़ी हुई है? बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई? आप इनमें से किसी से हेल्प लेंगे, जिन जिनका फर्स्ट डे है वो आपस में एक दूसरे से हेल्प लेके कुछ करें और पिछले लेक्चर भी अरेंज करें। गिव मी फ्यू मिनट्स। मैं उमर पूछ रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्या ये लाजमी है कि लेजर भी बनाए जाएं या डायरेक्ट ट्रायल भी बनाया जा सकता है? देखिए, जब आप अकाउंटिंग की बुक्स बनाएंगे तो उसमें तो तरतीब से सब कुछ ही बनेगा, जर्नल भी बनेगा,
लेजर भी बनेगा और फिर ही ट्रायल बनेगा। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को बैठ के हल कर रहे हैं, यानी रियल लाइफ अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर बैठ के एक सवाल हल कर रहे हैं, वो तो आप कोई भी शॉर्टकट लगा सकते हैं। हो सकता है आप कैलकुलेटर पे जमा तफरीक करके ट्रायल बनाना शुरू कर दें, ट्रायल शायद बन जाए और शायद ठीक भी बन जाए, लेकिन ये कोई तरीकाकार है नहीं कि मैं लेजर बनाए बगैर ट्रायल बना दूं। ऐसा जरूर हो जाता है कि जर्नल बनाए बगैर लेजर बन जाते हैं, ये कन्वीनियंट है, लेकिन लेजर भी बनाए बगैर ट्रायल बनाना काफी प्रोन टू एरर्स है, उसमें गलती के काफी चांसेस होते हैं, इसलिए ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता है। लेजर ही बना के फिर आप ट्रायल बनाएंगे। अच्छा, बाकी लोग अब मुझे बताइए, अब्दुल हसीब, आपने बना लिया ट्रायल? अहमद मुबीन आपने? अरसलान, जुबैर, उमर, माहीन, हुसैन, हबीब, अतिया, सब लोग बताइए कि क्या आपने ट्रायल बैलेंस का सवाल कर लिया है? ओके, 2 कंफर्मेशन, 3, 4, 5, दूसरे तो जो मर्जी कह रहे हो 5 लोग कह रहे हैं कि कर लिया। ओके, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 लोग रह गए। 4 लोगों ने नहीं किया। अच्छा, ये बड़ी फेयर रेशो है, अभी तो ये चूंकि बहुत आगाज है, लेकिन ये बड़ी फेयर रेशो है, ऐसे लोग पास होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा ऐसे लोग पास होते हैं जो काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इतने ही % ऐसे ही लोग पास होते हैं, यानी कोई 30-40% लोग काम करके आते हैं, 30-40 पास भी होते हैं। तो ये इसमें कोरिलेशन मौजूद है, कोरिलेशन पढ़ा है ना आपने इसमें कोरिलेशन मौजूद है कि जो जितना काम कंसिस्टेंटली कर रहा होता है और टेस्ट दे रहा होता है, उतने एक % ही रिजल्ट की रेशो आ रही होती है। अब्दुल हसीब अभी ज्वाइन किया है, आपने अकाउंटिंग पहले पढ़ी हुई है? ओके, चलें करें इसको फिर कवर। चलें, मैं कोशिश कर रहा था कि अगर मैं इसको इधर ले आता। ओके, ये क्वेश्चन है, मैं आपके साथ इसमें करने ये लगा हूँ कि इसके लेजर्स बनाता हूँ और फिर इसके ट्रायल बनाता हूँ। अलबत्ता मैं इसकी जर्नल एंट्रीज नहीं बनाऊंगा, हम डायरेक्टली इसका लेजर बनाएंगे। ओनर इन्वेस्टेड कैश 550,000 टू स्टार्ट बिजनेस। इसका मतलब है कैश इन्वॉल्व हुआ होगा और कैपिटल इन्वॉल्व होगा। और चूंकि ओनर ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो कैश डेबिट होगा, तो कैश की डेबिट साइड पे लिख दिया। कैपिटल क्रेडिट होगा तो कैपिटल की क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अगर आप गौर करें
कि जर्नल एंट्री अगर आपके जहन में मौजूद है तो डेबिट क्रेडिट तो वही है। आपको पता है एंट्री क्या थी, कैश डेबिट, तो मैंने कैश में डेबिट भी लिख दिया, कैपिटल में क्रेडिट भी लिख दिया। किसके सामने कैपिटल लिख दिया, इसके सामने कैश लिख दिया। किसी की वीडियो ऑन है, वीडियो बंद कर लो। ओके, उसके बाद है जी अमाउंट बैंक ₹200,000। इसका क्या मतलब है, पैसे बैंक में जमा करा दिए हैं, यानी वो जो कैश आपके पास था वो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो मैंने एक बैंक का अकाउंट भी बना दिया, 2 लाख से बैंक डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। इसके सामने बैंक लिख दिया, इसके सामने कैश लिख दिया। उसके बाद है परचेज अ बिल्डिंग फॉर 150,000 एंड पेड कैश। बिल्डिंग खरीदी है, पैसे नकद दिए हैं, तो इसका मतलब बिल्डिंग भी इन्वॉल्व हो गई, तो एक अकाउंट बिल्डिंग का भी बन गया। बिल्डिंग डेबिट है 150,000 से और कैश क्रेडिट है 150,000 से। उसके बाद इक्विपमेंट वर्थ 45,000 इज बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम द इक्विपमेंट कंपनी। इक्विपमेंट खरीदा है और क्रेडिट पर खरीदा है। एक तो इक्विपमेंट का अकाउंट आ गया और एक जिससे खरीदा है उधार पे दी इक्विपमेंट कंपनी, उसका अकाउंट आ गया। कितने का इक्विपमेंट खरीदा है, वो 45,000 का। इक्विपमेंट डेबिट 45,000 से और इक्विपमेंट के पैसे पे करने हैं, इसे लायबिलिटी क्रेडिट 45,000 से। इसके सामने इक्विपमेंट आ गया और इसके सामने कंपनी आ गया। अगर किसी को कहीं को बात समझ में आ जाए, सॉरी ना आए, तो बता दीजिएगा। क्लियर है? जाहिर है जिनका आज पहला दिन है उनके लिए थोड़ी दुश्वारी होगी, क्योंकि वो अभी पिछला लेक्चर लेंगे तो फिर ही को बात क्लियर होगी। बॉट गुड्स फ्रॉम अली फॉर 80,000 पेइंग हाफ इन कैश एंड रिमेनिंग ऑन क्रेडिट। अली से आपने 80,000 की चीजें खरीदी हैं, आधे पैसे कैश पे दे दिए, आधा उधार कर लिए। इसका मतलब गुड्स खरीदी हैं तो परचेजेस आएंगी। परचेजेस और उधार पे खरीदी हैं किससे, अली से, तो अली का अकाउंट भी बनेगा। 80,000 की गुड्स खरीदी हैं तो 80,000 से परचेजेस डेबिट, ऐसे ही है। लेकिन दरअसल अगर आप गौर करें तो ये जो 80,000 की चीजें खरीदी हैं ये दो हिस्से हैं इस ट्रांजेक्शन के। 40,000 की चीजें कैश पे खरीदी हैं और 40,000 की चीजें उधार पे खरीदी हैं। तो दरअसल ये दो ट्रांजेक्शन बन गई हैं। कैश वाली को अलग रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट वाली को अलग करेंगे। पहले कैश वाली करते हैं, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, परचेजेस में डेबिट लिख दिया, कैश में क्रेडिट लिख दिया। और दूसरी जो 40,000 की खरीदारी की है वो उधार पे की है, तो परचेजेस डेबिट और अली पेएबल क्रेडिट। परचेजेस, ठीक है। अब आप गौर करें कि दरअसल ट्रांजैक्शन तो 80,000 की थी, लेकिन हमने परचेजेस के अकाउंट में तोड़ के लिखी है, 40-40 करके लिखी है। क्यों? हम इकट्ठी 80 भी लिख देते तो यहाँ डेबिट तो 80 ही आना था, लेकिन मैंने फिर भी अलग अलग लिखा है, क्योंकि पूरे 80,000 के सामने में क्या लिखता, अगर 80 लिख देता तो उसके आगे क्या नाम लिखता, क्या लिखता, यस लिखता, क्या लिखता,
क्या कैश लिखता तो 80,000 तो कैश नहीं हुआ था, अली लिखता तो 80,000 तो उधार भी नहीं हुआ था। ठीक है ना, मुझे हर जिस तरह यहाँ 40,000 के सामने मैंने लिखा है परचेजेस, इसी तरह इस 80,000 के सामने मुझे बताना था कि ये परचेजेस कैसे हुई हैं, कैश पे हुई हैं, क्रेडिट पे हुई हैं। तो मैंने कहा 80,000 के आगे कैश लिखता तो भी गलत था, अली लिखता तो भी गलत था, तो मैंने उसको तोड़ के लिखा कि भाई 40,000 कैश पे परचेज हुई है और 40,000 उधार पे परचेज हुई है, इसीलिए उसको स्प्लिट करके लिखा है। अदरवाइज तो 80 इकट्ठा लिखा होता तो 80 तो लिखा ही गया था, अभी भी 80 ही है, लेकिन स्प्लिट करने से इन्फॉर्मेशन पूरी अवेलेबल हो गई, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन गलत हो जानी थी। उसके बाद सोल्ड गुड फॉर 50,000 एंड रिसीव चेक, पैसे आपको मिल गए बैंक की सूरत में, चेक की सूरत में, तो सेल हुई है, तो एक तो ये करेंगे कि सेल का अकाउंट बनाएंगे, एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, पैसे आए हैं तो बैंक डेबिट, और सेल हुई है, आमदनी हुई है, इनकम क्रेडिट करेंगे, बैंक डेबिट सेल क्रेडिट 50,000 से। तो बैंक डेबिट कर दिया, सेल्स क्रेडिट कर दी, बैंक के आगे सेल्स का नाम लिख दिया, सेल्स के आगे बैंक का नाम लिख दिया। ओके, उसके बाद सोल्ड गुड्स टू अहमद 25,000, नाम आ गया है और कैश का नहीं बताया, तो इसका मतलब है कि ये क्रेडिट पे हुई है ट्रांजेक्शन। तो अहमद को सेल किए 25,000 की, अगेन सेल क्रेडिट और अहमद रिसीवेबल डेबिट। अहमद की नेचर क्या है, बहुत शरीफ आदमी है। अहमद की नेचर क्या है यार, अकाउंटिंग में नेचर क्या है, ओहो डेबिट तो उसको करना है, नेचर क्या है, एसेट है। अहमद इज रिसीवेबल, मैंने उससे पैसे लेने हैं, वो मेरा एसेट है, तो अहमद रिसीवेबल एसेट डेबिट और सेल्स इनकम क्रेडिट। उसके बाद है बॉट ऑफिस फर्नीचर 50,000 थ्रू चेक, फर्नीचर खरीदा है आपने चेक के जरिए, तो नया अकाउंट क्या बनेगा, फर्नीचर का, 50,000 का फर्नीचर लिया है, तो फर्नीचर एसेट डेबिट और नकद पैसे यानी बैंक से चेक दे दिया, तो बैंक क्रेडिट, और सामने क्या लिखेंगे, फर्नीचर। उसके बाद है रिसीव्ड पार्शियल पेमेंट फ्रॉम अहमद 15,000 इन कैश, अहमद को हमने सेल की थी उधार पे, उससे हमने पैसे लेने थे, कहता है उससे कुछ पैसे मिल गए हैं, पार्ट पेमेंट मिल गई, पार्ट 15,000, तो पैसे मिले हैं तो कैश डेबिट हो जाएगा। और अहमद से मिले हैं, अहमद क्रेडिट हो जाएगा। और फिर आखिरी बात, पेड 50% ऑफ बैलेंस ड्यू टू अली बाय चेक, जो अली के पैसे देने वाले रहते थे आधे पैसे देनी है, तो वो क्या करेंगे, पहले अली के लेजर में जाएंगे और देखेंगे कि उसके पैसे देने कितने थे, 40,000, उसके आगे 20,000, 20,000 हमने उसको पे कर दिए, कैसे पे किए, थ्रू चेक।
तो एंट्री क्या बनेगी, अली अली को जिसको पेमेंट हो रही है वो लायबिलिटी है, रिड्यूस हो रही है डेबिट 20,000 से और बैंक क्रेडिट आधे पैसे दिए ना, अल्लाह दी बहुत पढ़ तो लो यार, फिर पढ़ो। जो अली को पैसे देने थे उसका 50% दे दिया, आप तो टोटल परचेज में चले गए हैं। ट्रायल में है तो हर हालत में हो जाता है, कोई एक डेबिट डाल दे कोई एक क्रेडिट डाल दे, रहेगा सही अकाउंट में डला है नहीं डला, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। ठीक है, तो अब आपने पेड 50% ऑफ द बैलेंस ड्यू टू अली, जो आपने अली के पैसे देने थे उसके आधे दे दिए, तो अली के तो 40,000 देने थे, उसके आधे आपने 20,000 दे दिए। तो अली का अकाउंट डेबिट हो गया और बैंक का अकाउंट क्रेडिट हो गया 20,000 से। ठीक है, इस तरह से तमाम ट्रांजैक्शंस को हमने लेजर में पोस्ट कर लिया। आपने देखा कि हमें जर्नल एंट्री लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री हमारे जहन में बनती गई और हमने उसके अकॉर्डिंगली उसका डेबिट क्रेडिट पोस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग करेंगे। उमर कह रहे हैं कि ये ड्यू वजह वाला है, वजह का क्या मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ड्यू अंग्रेजी में जो वजह के लिए कहते हैं, नहीं ड्यू का मतलब है कोई चीज काबिले अदा हो जाना, ड्यू हो जाना, आपके जिम्मे हो जाना, वो वाला ड्यू है। जैसे कहते हैं ना आपकी फीस ड्यू हो गई है वो वाला ड्यू। ओके उमर, क्लियर? तो वो कह रहा है कि जो पैसे अहमद के ड्यू थे, यानी जो उसके देने थे, उसके आधे हमने दे दिए, तो हमने दे दिए। ओके, अब हमने बनाना है इसका ट्रायल। तो उससे पहले क्या करेंगे, बैलेंसिंग। दोनों साइडों को टोटल करेंगे, जो बड़ा टोटल है वो दोनों तरफ लिखेंगे और छोटी साइड पे बैलेंस निकल आएगा। तो कीजिए, इसमें तो नजर आ रहा है कि डेबिट साइड ही बड़ी है, तो 550 जमा 15,000, 565। 565 में से 40, 150 और 2 लाख निकाल दें, तो 175 आपके पास बच गया। इसको क्या कहेंगे, बैलेंस। और इसके साथ आमतौर पे CD कैरिड डाउन लिख दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये वो बैलेंस है जो हम आगे कैरी कर रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पे आज सुबह आपने दुकान खोली अपनी और सारा दिन आपने काम किया और शाम को जब आप दुकान बंद करने लगे तो आपके पास दुकान में 50,000 रुपया कैश मौजूद था गले में, आपने वो गले में रखा, चाबी बंद की और घर चले गए। ये वो कैश का बैलेंस है जो आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है कल के लिए। अब अगले दिन जब सुबह आप दुकान पे आएंगे तो पहले से 50,000 रुपया दुकान में पड़ा हुआ है। तो पिछले दिन आपने जब दिन खत्म हुआ तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, कैरी डाउन यानी आगे को भेज दिया, और अगले दिन उसको ब्रॉट फॉरवर्ड कर लिया। आपने कहा यार पिछले दिन का बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कि वो आगे आ गया। तो फिर तरीकाकार क्या होता है कि जो कैरी डाउन बैलेंस होता है वो अगले महीने या अगले दिन बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड बन जाता है। इसको CD कैरिड डाउन भी लिखते हैं, इसको CF कैरिड फॉरवर्ड भी लिखते हैं। ऐसे ही इसको BD ब्रॉट डाउन भी लिखते हैं और BF ब्रॉट फॉरवर्ड भी लिखते हैं। तो ये हो गया 1,75,000। अब जरा आप गौर करें कि कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस है, ब्रॉट डाउन अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस है। तो एक दिन खत्म हुआ तो उसका क्लोज बैलेंस आ गया, वही बैलेंस अगले दिन का आगाज बन गया कि भाई आज सुबह मैं जब दुकान खोली
तो उस वक्त उसमें 50,000 पहले से मौजूद था। अब सारा दिन उसमें कुछ जमा तफरीक होती रहेगी और दुकान बंद करने का टाइम आएगा तो फिर वहां पे कुछ बैलेंस मौजूद होगा, वो क्लोजिंग बन जाएगा। आज का क्लोजिंग, कल का ओपनिंग, कल का ओपनिंग, अगले दिन का फिर क्लोजिंग, और फिर वो उससे अगले दिन का ओपनिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस के बारे में ये भी समझ लीजिए कि हम आम तौर पे ये समझते हैं कि क्लोजिंग किसी पीरियड का क्लोजिंग होता है। मसलन साल खत्म हुआ तो इस साल का क्लोजिंग वो अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप रात को सोने लगे तो आपकी जेब में 1000 रुपया था, सुबह आप उठे तो आपकी जेब में वही 1000 इंशाल्लाह होगा। ठीक है, वो जो कल रात वाला बैलेंस था वो अगली सुबह का ओपनिंग बैलेंस बन रहा है। बिजनेसेस में जरा जाहिर है पीरियड, मंथ, क्वार्टर, एनुअल के हिसाब से चल रहा होता है, तो हम वहां पे आमतौर पर कहते हैं कि ये इस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है और ये अगले मंथ का बैलेंस बन जाएगा। तो जनवरी का क्लोजिंग फरवरी का ओपनिंग बन जाएगा, फरवरी का क्लोजिंग मार्च का ओपनिंग बन जाएगा, मार्च का क्लोजिंग अप्रैल का ओपनिंग, इस तरह से चलता रहेगा। अच्छा, लेकिन ये ज़हन में रहे कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग का कभी भी ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये किसी मंथ या डे का ही क्लोजिंग होगा। ये 1 घंटे का भी क्लोजिंग हो सकता है। यानी मैं कहूं कि 2:30 बजे मेरा बैलेंस था, मेरे पास 50,000 कैश था, ये 2:30 बजे का क्लोजिंग बैलेंस है। 2:30 पे जो 50,000 मेरे पास कैश था, ये 2:30 का क्लोजिंग बैलेंस है। 2:31 पे ये ओपनिंग हो जाएगा, अगले सेकंड के लिए ये ओपनिंग बैलेंस है। फिर 4 बजे एक क्लोजिंग बैलेंस है, 4:01 पे वही बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। मिसाल के तौर पे एक पेट्रोल पंप पे कैशियर शिफ्टों में काम कर रहा होता है, तो 12 घंटे की शिफ्ट खत्म होगी तो वो क्या करेगा, वो कैश का हिसाब करके क्लोजिंग बैलेंस किसी को हैंड ओवर करके जाएगा। ठीक है, लेके जाएगा, फाइन लेके जाएगा कि भाई आज सारा दिन में टोटल इतनी कैश की सिलेक्शन हुई, ये मैं तुझे 1.5 लाख रुपए देता हूँ, रिसीविंग दे दो मुझे, और वो चला जाएगा। अब अगला बंदा उसको वहां से आगे चेक करेगा, तो उसकी तो हर 12 घंटे बाद ओपनिंग क्लोजिंग हो रही है। 12 घंटे में क्लोजिंग, अगले बंदे का वही ओपनिंग, जनाब मैं पीछे 1.5 लाख रुपए लेके काम शुरू किया। ये ओपनिंग एक एक सेकंड में बदल सकता है, इसके लिए बिल्कुल ऐसा कोई असूल नहीं है कि ये साल बाद ही क्लोजिंग आएगा। ये महीने बाद भी हो सकता है, ये हफ्ते हो सकता है, ये भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि इस मोमेंट पे ये बैलेंस है, दैट इज क्लोजिंग, अगले ही मोमेंट के लिए वो ओपनिंग बन जाएगा। तो बहरहाल तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है जो कि अगले मोमेंट पे ओपनिंग बन जाएगा। अब आप जरा गौर करें, हमने इसको साइड बदल के लिखा है क्योंकि यही इसकी एक्चुअल साइड थी। असल में ये जो 1,75,000 है, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है। कैसे पता लगा? क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी, तो ये वापस कहाँ आ गया? डेबिट साइड पे ही आ गया, यही इसकी सही जगह थी। तो डेबिट बैलेंस डेबिट पे ही आ जाएगा। हाँ, ये क्रेडिट पे लिखा इसलिए था कि मैं दोनों साइडें बराबर करने के लिए डिफरेंस निकाल रहा था कि यार ये छोटी साइड है। तो जिस तरह मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर मैं जमा का 12 लिखूं और नफी का 7 लिखूं तो जो जवाब 5 आएगा वो जमा का ही आएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर होगा उसी का ही सिंबल यूज किया जाएगा ना। तो ऐसे ही आपके पास डेबिट है 5,65,000 और क्रेडिट कितना है? 3,90,000। तो बड़ा कौन सा है? डेबिट। तो जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या है? डेबिट है। और वो चूंकि साइड ये वाली छोटी है तो दोनों को बराबर करने के लिए मैंने वहां छोटी साइड पर डाला और फिर उसको जब ब्रॉड फॉरवर्ड किया तो वो अपनी सही जगह पे आ गया। ओके, तो ये डेबिट बैलेंस है। आप में से किसी का सवाल था कि वो बैलेंस हमने लिखा क्रेडिट पे होता है लेकिन ट्रायल में हम डेबिट पे जाकर लिख देते हैं, पता नहीं किसका था सवाल। ओके, तो असल में वो डेबिट बैलेंस होता है, वो लिखा क्रेडिट पे हुआ है, लिखा क्रेडिट पे हुआ है, लेकिन दरअसल इसकी नेचर क्या है? डेबिट। यानी इसको अगर मैं ऐसे एक और अंदाज से यूं कहूं कि मैं ये कहता हूं कि ये तराजू है, इधर 15 है पॉजिटिव और इधर 7 है नेगेटिव, तो मुझे दोनों साइडें बराबर करनी है। तो कैसे करूंगा? यानी तराजू को बराबर करना है तो इधर ही डालूंगा ना 5, 15, 7, 8।
अब दरअसल ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही। वजह क्या है? क्योंकि मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ, यानी ये डिफरेंस है कि इसका और इसका फर्क क्या है, 8। और उसकी फर्क के सिंबल क्या होगा, ये वाला, क्योंकि ये हैवियर है। तो हैवियर साइड का जो बैलेंस है वो इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि शॉर्टर साइड का। अगर मैं समझाने में कामयाब हुआ हूं तो आगे चलते हैं। नहीं यार, किधर गया? ओके, तो ये 1,75,000 का डेबिट बैलेंस है। इसी तरह ये कैपिटल अकाउंट देखते हैं। ₹5,50,000 क्रेडिट, इधर कुछ है ही नहीं, तो बैलेंस इधर निकल आएगा 5,50,000। और ये फिर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होगा तो इधर आ जाएगा। ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद ये बैंक है, 2,00,000 और 50,000, 2,50,000, और इधर है 50 और 20, 70, तो डेबिट साइड बड़ी है। 2,50,000, इसमें से 70,000 माइनस कर दें तो पीछे बचा 1,80,000, और इसका बैलेंस निकल आया। और टोटल हो गया 2,50,000, और ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया 1,80,000। ये क्या है? डेबिट बैलेंस है। इसी तरह बिल्डिंग है, इसकी डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंस इधर निकल आएगा, और ये फिर अगले महीने ब्रॉड डाउन हो जाएगा। ये क्या है? डेबिट बैलेंस है। इसी तरह पैंतालीस हजार कितना बैलेंस आया? 45,000, और ये ब्रॉड डाउन हो गया 45,000, डेबिट बैलेंस है। इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है, इसका बैलेंस इधर आ गया, और ये ब्रॉड डाउन हो गया, ये क्रेडिट बैलेंस है। परचेजेस 40 और 40, 80,000 से डेबिट है, यहाँ कुछ नहीं है तो बैलेंस आ गया 80,000। ये बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया, डेबिट बैलेंस। अली का क्रेडिट साइड पे 40 है, डेबिट पे 20 है, तो बैलेंस कितना आया? 20,000। ये ब्रॉड डाउन हो गया, क्रेडिट बैलेंस। सेल्स 50 और 25, 75 से क्रेडिट है, तो बैलेंस किधर आ गया? 75,000, और फिर ब्रॉड डाउन हो गया 75,000 क्रेडिट बैलेंस। इसी तरह ये 2,50,000 से डेबिट है, 15,000 से क्रेडिट है, नहीं 25,000 से डेबिट है। पच्चीस और 15 बैलेंस कितना आया? 10,000, 10,000 डेबिट बैलेंस। और लास्टली फर्नीचर है, 50,000 का बैलेंस,
और 50,000 का डेबिट बैलेंस। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? ओके, तो तमाम बैलेंसेस हो गए लेजर्स के। अब इनको एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं ट्रायल की शक्ल में। सो कैश का डेबिट बैलेंस है 175, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है 550। कैश है, कैपिटल है। कैश का था 175 डेबिट बैलेंस और कैपिटल था 550 क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद बैंक का डेबिट बैलेंस, ये डेबिट है ना, बैंक का डेबिट बैलेंस है 180, बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस है 150। नहीं, उसके बाद है इक्विपमेंट और इक्विपमेंट कंपनी। इक्विपमेंट का 45,000 का डेबिट बैलेंस है और इक्विपमेंट कंपनी का 45,000 का क्रेडिट बैलेंस है। फिर परचेजेस का 80,000 का डेबिट बैलेंस है और अली का 20,000 का क्रेडिट बैलेंस है। फिर सेल्स है, सेल का 75,000 का क्रेडिट बैलेंस है और अहमद का 10,000 का डेबिट बैलेंस है। और लास्टली फर्नीचर का 50,000 का डेबिट बैलेंस है। छः नब्बे। इस तरह से आपके सामने ट्रायल बैलेंस जो है वो वजूद में आ जाता है। ट्रायल बैलेंस में बीडी या वगैरह नहीं लिखा जाता।
ट्रायल बैलेंस में जस्ट टाइटल लिखा जाता है और बैलेंस लिखा जाता है। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बैंक के नीचे क्या लिखा हुआ है? बिल्डिंग। अच्छा, किसी ने बताया भी हुआ है बिल्डिंग। ओके ओके। क्वेश्चन सब ठीक है? ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन में इसके बाद दो जिनको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सादा लफ्जों में प्रॉफिट एंड लॉस। सॉरी, ओके। जी चलें आगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड की बुनियाद पे पीरियोडिकली वो मंथली कर लें, क्वार्टरली कर लें, एनुअल कर लें, सेमी एनुअल कर लें, कुछ अरसे के बाद अपने रिजल्ट्स निकालना चाहती है। जैसे एक आम दुकानदार भी ये चाहेगा कि महीना खत्म हो तो उसको पता लगे कि इस महीने मैंने क्या कमाया। एक बिजनेस भी ये चाहता है तो उसको पता लगे कि उसने क्या कमाया। पाकिस्तान में लॉ ये रिक्वायर करता है कि बिजनेसेस साल में कम से कम एक मरतबा ये काम जरूर करें। साल में एक मरतबा। आप रोज करना चाहते हैं कोई आपको रोकता नहीं है, लेकिन साल में एक दफा लाजमी करना है। अच्छा, बिजनेसेस की भी हमने, आपको याद होगा शुरू में कुछ इकसाम पढ़ी थी। हमने कहा था सोल प्रोप्राइटर भी होता है, पार्टनरशिप भी होती है और कंपनी भी होती है, सही है। कंपनी के केस में लीगल रिक्वायरमेंट है कि वंस इन अ ईयर आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, ठीक है। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर के केस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कानून में नहीं है कि सोल प्रोप्राइटर साल में एक मरतबा फाइनेंशियल बनाए या पार्टनरशिप साल में एक मरतबा बनाए। उसमें कानून में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी मर्जी है बनाए, आपकी मर्जी है ना बनाए। लेकिन कंपनीज के केस में लॉ में ये लिखा हुआ है कि साल में कम से कम एक मरतबा आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, 12 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। प्रैक्टिकली ये तीनों तरह के बिजनेसेस ही कम से कम एक मरतबा साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। उसकी रीजन क्या है कि कंपनीज के लिए तो लॉ ने लिख दिया, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के लिए नहीं लिखा, लेकिन इनकम टैक्स की रिटर्न तो सबने जमा करानी होती है। इनकम टैक्स के लॉ में ये लिखा हुआ है कि जब कोई अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कराएगा तो साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जमा कराएगा। तो ऑटोमेटिकली उनको भी साल में एक मरतबा बनानी पड़ेगी। हालांकि किसी कानून में उनको ये बाइंड नहीं किया गया कि आप तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। यानी कानून से मुराद यहाँ क्या ली जाती है कि जब भी कोई खास तरह की चीज होती है तो उसके लिए रेलेवेंट लॉ बनता है। जैसे पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट एग्जिस्ट करता है, तो पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। इसी तरह कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है एक दफा साल में बनानी है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो अलग से कोई हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लॉ में ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप ने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन क्योंकि टैक्स के लॉ में लिखा हुआ है कि जब भी कोई अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कराएगा तो साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जमा कराएगा, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली उनको भी बनानी ही पड़ेंगी। तो ये तो इसकी है लीगल साइड। अकाउंटिंग के परस्पेक्टिव से लॉ में भले लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं। इसलिए नहीं बनाते हैं कि हमें बनाने का शौक है, इसलिए बनाते हैं कि इससे, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इसलिए बनाते हैं कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, इससे डिसीजन मेकिंग होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनानी चाहिए? हम्म, ठीक। ताकि टैक्सेस वगैरह की कम हो सके। तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट ना भी हो तो इसलिए बनाएंगे कि मुझे मालूम हो सके कि मेरी पिछली पीरियड की परफॉर्मेंस क्या थी, मैंने कैसा बिजनेस परफॉर्म किया, क्या कमाया, क्या नुकसान किया, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी पोजीशन क्या है। ये जानने के लिए मुझे अपनी कोई चीज बनानी पड़ेगी। तो अकाउंटिंग ये रिक्वायर करती है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं। अच्छा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट्स होते हैं।
और इसके 5 ही एलिमेंट्स होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं ये वो हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस। 1 2 3 4 5 और इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई जाए, एक ऐसी वर्किंग बनाई जाए जहां से हमें पता लगे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन एक आम अंग्रेजी का लफ्ज के तौर पर समझें तो इससे आप क्या मीनिंग लेंगे? कोई बताइए आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एक्सप्लेन। जी नहीं, आपकी पोजीशन नहीं पूछ रहा, चलो आप बयान कीजिए आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या बताएंगे मुझे? आपकी जेब में इतने पैसे हैं और आपकी बिलोंगिंग्स कितनी हैं और नहीं, आने का तो मुझे, आप बस पे आ जाए तो आपकी थोड़ी हो जाएगी, यानी वो आपकी है कि नहीं है, और कोई प्रॉपर्टी आपके पास है या नहीं है। तो और क्या बताएंगे? और लोगों के कितने पैसे देने हैं, ये भी तो आपकी पोजीशन का पार्ट है ना। यानी मेरी मिसाल की तरह मैं कहूँ जनाब मेरे पास 5 अरब रुपए के एसेट्स हैं और 7 अरब मैंने लोगों का देना है, तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? आई एम ब्रोक, राइट। तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए सिर्फ ये नहीं जानना है कि मेरे पास एसेट कितने हैं, ये भी जानना है कि मैंने लोगों के देने कितने पैसे। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज, इन दोनों को अगर मैं सामने रख दूं तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन आपके सामने आ जाएगी। तो किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी ऐसी होती है। तो उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम क्या करेंगे, हम एक वर्किंग बनाएंगे जिसमें हम उसको बताएंगे कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितने के हैं, हमारी लाइबिलिटीज कितने की हैं और हमारे अपने पैसे कितने हैं। तो अगर मेरे पास एसेट्स हैं 1000 मिलियन के और मेरी लाइबिलिटीज हैं 600 मिलियन की, तो मेरे अपने पैसे कितने हैं? 400 मिलियन। तो ये 1000 मिलियन के एसेट्स हैं मेरे पास, 600 मैंने लोगों का देना है, तो बाकी 400 तो मेरे ही है ना, वो तो खालिस मेरे पैसे हैं, वो तो किसी और के नहीं है। तो जब आप ऐसी एक चीज बना देते हैं, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी है, एसेट, इक्विटी और लायबिलिटी, ये 3 बातें अगर मैं आपको बता दूं तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन आपको समझ में आ जाएगी। ये बातें मैं आपको कैसे बयान करूं? इस शक्ल में जो मैंने आपके सामने बनाया है, यानी मैंने आपके सामने एक टी बनाई है, एक साइड पे एसेट्स बता दिए हैं, दूसरी साइड पे लायबिलिटीज बता दी हैं और इक्विटी बता दी है। और ये दोनों साइडें बराबर होंगी, क्योंकि याद करें हमने शुरू में पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बात की थी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। सादा सी बात है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो या मेरे पैसों का है या किसी के पैसों का है, और तो कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा तो कोई चीज नहीं हो सकती। या ये मेरा है या ये उधार है। तो एसेट्स जो मेरे पास हैं वो बराबर होंगे या मेरे उधार और मेरे अपने जाती पैसों के, दोनों को जमा कर लें। यही बात मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूं
मेरे पास एसेट इतने के हैं, मेरी इक्विटी इतने की है, मेरी लायबिलिटी इतने की है, और ये आपस में बराबर होगा। ये जो अभी मैंने आपको जिस अंदाज में लिख के दिखाया है, क्या इसमें यानी इस अंदाज में और इस अंदाज में क्या आपको बात समझ में डिफरेंट तरह से आएगी या सेम ही बात समझ में आएगी? बात तो सेम ही है, सिर्फ उसको लिखा एक अंदाज मुख्तलिफ से है, यानी एक चीज को दाएं बाएं लिखा हुआ है, उसको ऊपर नीचे लिख दिया। बात तो वही लिखी है, नंबर भी वही लिखे हैं, सब कुछ वही है, सिर्फ उसको दाएं बाएं के बजाय ऊपर नीचे कर दिया है। सो आप टी फॉर्म में बना दें या आप टॉप डाउन फॉर्म में बना दें, इसको स्टेटमेंट फॉर्म बोलते हैं। आप स्टेटमेंट फॉर्म में बना दें या आप टी फॉर्म में बना दें, मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो वही है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, कोई सवाल? लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, नहीं वो यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब आप वो महीने के महीने बना लें, वो आप क्वार्टरली बना लें, वो आप एनुअल बना लें, ठीक है। एक छोटा सा फर्क ये होता है कि जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं तो वो काफी डिटेल से बनती हैं, और जब क्वार्टरली बनती हैं तो वो जरा ब्रीफ बनती हैं, बस। बाकी होता यही कुछ है। एनुअल साल में जो एक बनानी जरूरी है वो एनुअल बनानी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, उसका नाम है, ये अब दूसरी चीज आ गई है। पहले मैंने एक स्टेटमेंट बनाई है ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अब है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसी को आमतौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह दिया जाता है, नफा नुकसान का हिसाब। प्रॉफिट एंड लॉस कह दें या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कह दें, मिलती जुलती सी बात है। इसको कैसे बनाते हैं? सेल्स लिखेंगे यानी जो आमदनी हुई है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे यानी इन चीजों को सेल करने पे जो खर्चा है। मसलन अगर आपने फर्नीचर खरीदा है ₹1,00,000 का और आगे 1,40,000 का बेच दिया है, तो सेल में कितने पैसे आएंगे? 1,40,000, और कॉस्ट ऑफ सेल में 1,00,000, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 40,000। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके, तो आपने वो चीज लेट से ₹1,00,000 की खरीदी और 1,40,000 की बेच दी, तो 1,40,000 इज योर सेल्स और 1,00,000 इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ? इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, खाम मुनाफा। ये ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए है कि ये तो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग का मुनाफा है। भाई 1,00,000 के लिए 1,40,000 की बेच दी, तो जो सेल्समैन की तनख्वाह है
जो बिजली का बिल है, और केबल के पैसे हैं, सफाई वाले के पैसे हैं, कुछ रिपेयर निकल आती है, कोई स्टेशनरी इस्तेमाल हो रही है, टेलीफोन इस्तेमाल हो रहा है, ये सारे पैसे किसने देने हैं? वो इसी में से निकाल लें, तो फिर बाकी के सारे खर्चे लिखे जाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें आप लिखेंगे ओए ओए उसमें आप क्या लिखेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कारोबार को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, चलाने के लिए आपने किए हैं। जैसे मैंने कहा, ऑफिस का रेंट दिया होगा, अकाउंटेंट की सैलरी दी होगी, कोई गेट कीपर्स होंगे, ऑफिस बॉय होंगे, कोई और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लोग होंगे, और बहुत सारा स्टाफ काम कर रहा होगा। फिर बिजली का बिल होगा, गैस का बिल होगा, टेलीफोन का बिल होगा, फ्यूल होगा, गाड़ियों के खर्चे होंगे, रिपेयर मेंटेनेंस होगी, कई कुछ होगा, वो सब इसमें आ जाएंगे। इसी तरह सेलिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो मार्केट करने के लिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप कर रहे हैं, सेल्समैन रखे हुए हैं, उनकी तनख्वाहें होंगी, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह हो रही हैं, उसके पैसे होंगे। इस तरह के खर्चे जो सेलिंग से रिलेटेड है, चीज बेचने से रिलेटेड है, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। बेसिकली ये कैटेगरी है, ये कोई एक खर्चे का नाम नहीं है, ये कैटेगरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसके अंदर 100 तरह के खर्चे हो सकते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस, इसमें भी कोई बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, तो सारे खर्चे लिखेंगे। लेट्स से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 8,000 के, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं लेट्स से 9,000 के, तो टोटल आपके पास खर्चा कितना हो गया? 17,000। तो आप कहेंगे कि टोटल खर्चा हुआ, जरा ठीक कर लो इसकी प्रेजेंटेशन, 8,000, 9,000, 17,000, 40 में 17 गया तो 23,000। तो हमारे सामने प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाई जाएगी, और आपको मालूम हो जाएगा कि इस साल में नफा नुकसान क्या हुआ। क्वेश्चन, कोई सवाल? अब ये जो ट्रायल बैलेंस हमने बनाया अभी, इसी ट्रायल बैलेंस से हम यही दो स्टेटमेंट बना देते हैं। अभी आपको लिखी हुई है ना, ये ट्रायल आ गया, और
ट्रायल बैलेंस में हमारे पास कैश आ रहा है, कैश एसेट है, एसेट्स में लिख दिया 1,75,000। फिर कैपिटल है, कैपिटल इक्विटी है 5,50,000। फिर बैंक है, एसेट, एसेट में लिख दिया 1,80,000। फिर बिल्डिंग एसेट है 1,50,000। फिर इक्विपमेंट है 45,000 का, एसेट है। फिर इक्विपमेंट कंपनी, ये मेरी लायबिलिटी है, मैंने पैसे देने हैं इसके। इक्विपमेंट कंपनी 45,000। फिर है परचेजेस, ये वो चीजें हैं जो मैंने खरीदी थी बेचने के लिए, मैं इसको कॉस्ट ऑफ सेल में लिख देता हूँ। कितने की चीजें खरीदी हैं? 80,000 की। और फिर है अली पेएबल, 20,000 मैंने अली का देना है, लायबिलिटी है। फिर है सेल्स 75,000 की। फिर है अहमद रिसीवेबल, पैसे लेने हैं 10,000। और फिर है फर्नीचर 50,000 का, ये भी एसेट है। और कोई चीज नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 5,000 का लॉस हो गया, और कुछ है ही नहीं। तो कुछ है ही नहीं डाटा, तो बस 5,000 का लॉस हो गया। आपका कैपिटल कितना था? 550, लेकिन अब तो 5,000 का नुकसान हो गया, अब कैपिटल कितना रह गया? 545। तो जो लॉस है वो यहाँ से माइनस करेंगे, और 5,45,000 अब मेरा कैपिटल रह गया है। भाई मैंने कारोबार में 50 लाख डाला और मुझे 10 लाख का नुकसान हो गया, तब कारोबार मेरा 40 रह गया, 10 लाख तो ज़ाया हो गया, नुकसान हो गया। तो इसी तरह अगर मुनाफा होता तो जमा भी करते। तो 545 मेरा कैपिटल रह गया। अब इसको टोटल कर लेते हैं। 1,75 और 1,80, 3,55 और 5,5 और 5,50 और 5,60 और 6,10,000 और 40, 60, 65, 70, 40, 110, 610। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को भी इक्वल ही आना चाहिए, क्योंकि एसेट्स बराबर होते हैं इक्विटी प्लस लायबिलिटी के। वो जो प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट आया था वो भी इधर ही आ गया, क्योंकि जाहिर है इनकम हो या एक्सपेंस हो, इवेंचुअली वो ओनर के ही पैसे हैं। यानी आमदनी हुई है तो वो ओनर के कैपिटल बढ़ गया, कि मैंने बिजनेस में सरमाया डाला था 50 लाख, 10 लाख का मुनाफा हो गया, अब मेरा सरमाया 60 लाख हो गया, और अगर नुकसान हुआ है तो सरमाया कम हो गया। तो वो जो नफा नुकसान है वो भी इधर ही आके जमा तफरीक हो जाता है। कोई सवाल? जी, जिस तरह मैंने कहा ना कि मैंने लाख रुपए की चीज खरीद के 1.5 लाख की बेच दी है, तो 1.5 लाख की जो बेची है वो सेल है, और जो लाख की खरीदी थी वो क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल है। तो यहाँ पे परचेजेस वही है ना, वो चीजें जो मैंने बेच दी हैं। ओके।
अब आपने ये करना है कि जो ट्रायल बैलेंस आप ऑलरेडी बना चुके हैं उनके आगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाना है। फॉर्मेट आप देख चुके हैं, आपने नोट भी कर लिया होगा, और इसके अकॉर्डिंगली अब आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, जिनके ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना चुके हैं उन्हीं के ही आपने ये बनाने हैं। कुछ 4-5 तो बना ही लें, 4-5 ट्रायल बैलेंस तो बनाए होंगे। जिन्होंने अभी करना है काम, वो जाहिर है कि पहले वो ट्रायल वगैरह बना लें, सीख लें, देख लें, तो फिर उसके बाद बना लें, लेकिन वो 1-2 दिनों के अंदर अंदर वो भी कवर कर लें। और कॉलेज से अभी रब्ता करें, और जो पिछले लेक्चर्स हैं वो उनसे फैसिलिटेशन ले लें ताकि आपको मिल जाए। क्या ओके, अब आप क्या करेंगे? नहीं, यहीं बैठ के काम करें, घर ना जाया करें, यहीं बैठ के काम किया करें। जब आप यहाँ घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे काम कर लें, उसके बाद चले जाया करें। फिर आपके पास सारा दिन फारग है, आपको पता है जो मर्जी करें। जब आप एक दफा यहाँ से निकल जाते हैं ना, तो फिर कोई ना कोई मसरूफियत शुरू हो जाती है। फिर किसी का फोन भी आने लग जाएगा, किसी को आप फोन करने लग जाएंगे, कोई आपको बताएगा कि दही भी लेके आना है वापसी पे। कोई ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो आपने ये जो दही लाने हैं, वापस जाके सालन पकाना है, घर जाके कोई पर्दे धोने के लिए दे के आने हैं, ये सारे मसले शुरू हो जाएंगे। तो वाई नॉट यहाँ पे अपना जो काम अभी आपके जिम्मे लगाया है, ये आप करें, यहीं बैठ के करें, ताकि आपकी आपस में डिस्कशन भी हो जाए, कोई मसला हुआ भी डिस्कस कर लें। ठीक है, और अभी इसको मुकम्मल करके जब 3-4 सवाल जब आप कर लें, पैकअप करें और घर जाएं, खत्म। हाँ जी, ठीक है। तो अपना टाइम कोशिश करें कि यहाँ लगा के जाया करें, रादर दैन के आप सोचेंगे घर जाके पढ़ूंगा। हाँ, कोई मजबूरी है तो जाहिर है कि मोहम्मद उमर कह रहे हैं कैपिटल और लायबिलिटी को ऐड क्यों किया है? कैपिटल और लायबिलिटी को ऐड इसलिए किया है कि हमने अभी जिक्र किया कि अकाउंटिंग इक्वेशन का असूल ये कहता है कि एसेट्स बराबर होते हैं इक्विटी और लायबिलिटी के। तो हमने उसको साबित करके दिखाया है कि एसेट्स बराबर होते हैं इक्विटी और लायबिलिटी के, यानी एसेट्स का टोटल बराबर है इक्विटी और लायबिलिटी के टोटल के। आप गौर करें, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये असासाजात हैं और ये उसके जराए हैं, यहां से ये आए हैं, यानी ये 6,10,000 के एसेट्स मेरे पास हैं, और ये 6,10,000 का सोर्स क्या है? ये सोर्स है 545 मेरे अपने पैसे हैं और 65,000 लोगों के पैसे हैं। ठीक है, जैसे आपको याद होगा पनामा का मसला जब खड़ा हुआ तो असेंबली में उन्होंने कहा ये है वो जराए, है ना, जिसके बाद से आप रसीदें ढूंढ रहे हैं। तो वो जो जराए हैं वो वहां बयान लाजमी होते हैं। ये है वो जराए, तो ये मैं कहाँ से लेके आया ऐसा, यहाँ से, इतने मेरे पास कैपिटल है और इतना मेरे पास लोगों का पैसा है। ओके, थैंक यू जी। बाकी के 3 कंपोनेंट नहीं बताए, 2 तो बता दिए ना। हाँ चले, मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा, सवाल इन्होंने याद करवा दिया है कि हमने बात की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट होते हैं, तो 5 में से 2 कंपोनेंट हमने पढ़ लिए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मजीद 3 कंपोनेंट कौन से होते हैं, मैं उनका भी आपको बता देता हूँ। अब जो भी गालियां पढ़नी है वो आपको पढ़नी है, मुझे नहीं पढ़नी। इनने पूछा थे सवाल नंबर 3, नहीं आज ही करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये दोनों स्टेटमेंट FR1 के सिलेबस में शामिल हैं, इंट्रो लेवल पर नहीं पढ़ाई जाती। तो अभी वैसे ही हम चूंकि प्री FR कर रहे हैं, तो ये हम तब पढ़ेंगे जब FR1 जो है
पढ़ेंगे, जब FR1 पढ़ेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट हम वहां पे पढ़ रहे होंगे। और आखिरी स्टेटमेंट को हम कहते हैं, वो स्टेटमेंट नहीं है, वो है नोट्स टू फाइनेंशियल या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये नोट्स से क्या मुराद है कि ये जो हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाई है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाई है, इन तमाम स्टेटमेंट्स के मतलब तफसील जो है वो इसमें बयान की जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब आप अपना कोई सवाल हल करते हैं तो उसके साथ वर्किंग्स बनाते हैं कि भाई ये जवाब तो ये है, लेकिन ये जवाब आया कैसे है, ये इसके पीछे वर्किंग्स है। तो यूं समझ लीजिए कि ये जो 4 स्टेटमेंट्स पहले हैं बनी, ये 5वीं स्टेटमेंट दरअसल पहले वाली 4 स्टेटमेंट की तफसील है। मसलन हमने लिखा कैपिटल है 5,45,000 का, वो इस 5,45,000 की तफसील बताएगा। हमने लिखा लायबिलिटीज हैं मिसाल के तौर पे 50 मिलियन की, तो 50 मिलियन की तफसील बताएगा, कौन हैं, किस चीज की लायबिलिटीज हैं, वापस कब देनी है, अगर इस पे कोई इंटरेस्ट है तो कितना इंटरेस्ट है, ये उसकी तफसील बयान करेगा। तो ये जो नोट्स हैं ये दरअसल पहले वाली 4 स्टेटमेंट्स की ही तफसील है। तो ये तो हम जाहिर है कि वर्किंग बनाते ही हैं, जब भी सवाल करेंगे तो कोई ना कोई वर्किंग बनाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली चीज उसमें कवर हो जाती है। तो ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं, ये आप जब FR1 का फॉर्मली हम आगाज करेंगे तो उस वक्त इनको पढ़ रहे होंगे। ठीक है? नहीं, FR1 अभी दूर है, कम से कम 2-3 हफ्ते दूर है। हाँ, तो अभी चूंकि जरा मैंने बेसिक तारुफ करवाया है इसलिए मैंने इतनी तफसील नहीं बताई, अलग लिखते हैं हम आगे। अभी तुमने बहुत पढ़ना है, अभी तो चला ही है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।